सो स्टूडेंट्स, जस्ट 100 डेज, हार्डली 100 डेज आर लेफ्ट फॉर योर गेट एग्जाम एंड आई नो आप में से बहुत लोग इस स्टेज में होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीशन की ओर होगा और वो रिवीजन चालू करने वाले होंगे। बहुत लोग इस स्टेज में होंगे जिनका हार्डली 50-60% सिलेबस हुआ होगा और बहुत सारे लोग आज भी ऐसे स्टेज में होंगे जो अभी हु आर येट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। तो किस तरह से अगर हम अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 100 डेज आज की डेट में हमारे पास हैं, तो क्या इस 100 डेज में क्या हम गेट क्रैक कर सकते हैं और क्या एक अच्छे स्कोर के साथ गेट क्रैक कर सकते हैं, वही चीज़ आज हम देखेंगे कि अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप किस तरह से, कैसी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए और कितने मार्क्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली इतना टाइम अभी, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना टाइम नहीं है कि आप 80 to 90 मार्क्स तक एक्सपेक्ट करें, बट एक डिसेंट मार्क्स आप इस गेट एग्जाम में ला सके, ऐसे टिप्स, ऐसे ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आई एम गगन लड्ढा, डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ एसेंट गेट एकेडमी। पिछले 10 सालों से मैं गेट एग्जाम मैकेनिकल वालों को ट्रेनिंग दे रहा हूं एंड हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव आर प्लेस्ड इन प्रेस्टिजियस PSUs, IITs एंड NITs। सो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो कि जब भी हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और हमको काम बहुत ज़्यादा होता है, देन डेफिनेटली जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है डेट इज़ प्लानिंग। तो सबसे ज़रूरी काम है आज की डेट में एक अच्छा स्टडी प्लान आपको रेडी करना और उस प्लान के हिसाब से आपको चलना है। ओके, तो किस तरह से आपका स्टडी प्लान रहना चाहिए, एक सैंपल तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, बट उसकी मैं हाइलाइट्स आपको बता देता हूँ कि अगर आप आज की डेट में अगर स्टार्ट कर रहे हैं तब आपको किस तरह से आपको करना है कि एटलीस्ट आप 50-60 मार्क्स तक का आप आराम से इस पर्टिकुलर इस गेट एग्जाम में आप टारगेट कर सकें कम से कम, और हो सके तो उससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। ओके, तो अब उसमें करना क्या है, ये देखो जो आपको प्लानिंग बनानी है वो किस तरह से करनी है उसका मैं एक छोटा सा आपको नमूना दे देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स को देख लेते हैं कि मैकेनिकल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, उसके हिसाब से अगर हम पढ़ना चालू करें तो हमारे लिए कभी भी बेटर रहेगा। तो एक चीज़ तो देखो, आप सब जानते हैं कि इसमें जो मेजर पोर्शन रहता है डेट इज ऑफ मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। ओके, ये मैथ्स और एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है ये एक मेजर पार्ट प्ले करता है आपकी इसमें, आपकी प्रिपरेशन में, और ये दोनों मिला के अराउंड 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स इज़ नॉट अ जोक। 30 मार्क्स में अगर आप सिर्फ, मतलब एक बोलने की बात है कि अगर आप सिर्फ यही पढ़ ले तो आपका एटलीस्ट गेट का जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 30 मार्क्स के आसपास इसका कट ऑफ जाता है। बट ठीक है, इसको आप मैथ्स को और एप्टीट्यूड को करके एटलीस्ट 25 to 27 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स, 25 to 26 मार्क्स, क्योंकि जनरली मैथ्स भी 13 मार्क्स का ही आता है जनरली, और एप्टीट्यूड जो है वो 15 मार्क्स का आता है। तो एटलीस्ट आप उसमें से 28 to 30 मार्क्स में से एटलीस्ट 25 मार्क्स आप उसमें अचीवेबल है। अचीवेबल इसलिए भी है क्योंकि मैथ्स में बहुत ज़्यादा आपको कंसेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछने का स्कोप बहुत ज़्यादा मैथ्स में नहीं रहता है। सिंपल तरीके के क्वेश्चंस, जो जिस तरह के क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं, मेथड बेस्ड क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो मैथ्स आप आसानी से कर सकते हैं। एप्टीट्यूड ऑलरेडी आप लोग करते आए हैं। एप्टीट्यूड में एक जो पोर्शन जिसमें थोड़े बहुत मार्क्स कटने के चांसेस है डेट इज ऑफ इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश पोर्शन में जो वोकेबलरी रिलेटेड आते हैं, अगर उसको अभी आप करने जाएंगे तो डेफिनेटली ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और वो वर्थ नहीं रहेगा। तो इसलिए आप चाहें तो उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। जो क्वांट वाला पोर्शन है वो क्वांट वाला पोर्शन आपने ऑलरेडी किया हुआ है और आगे भी आप अभी उसको साथ साथ में इस चीज़ के कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ ही अगर आप करते हैं, मैथ्स और एप्टीट्यूड, तो एटलीस्ट आपकी 30 मार्क्स की प्रिपरेशन तो यहीं से हो जाती है। ओके, पहली चीज़। अच्छा, इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स है जिसमें मेजर मार्क्स कवर रहते हैं डेट इज, एक तो थर्मोडायनेमिक्स है, देन कम्स द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, देन कम्स द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन्स, और इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं विच टुगेदर कंस्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 40 मोर मार्क्स। 30 से 40 मार्क्स, 40 और इवन मोर देन 40 मार्क्स आपको इन 5 सब्जेक्ट से ही, मेजरली इन 5 सब्जेक्ट से मिलेंगे। तो इन 5 सब्जेक्ट पे अब हमको प्राइमरली ध्यान देना है। और इन सब्जेक्ट्स में भी किस तरह से हमको करना है, देखो थर्मोडायनेमिक्स में जो रहता है डेट इज ऑफ ऑलमोस्ट, थर्मोडायनेमिक्स जो रहता है डेट इज ऑफ 8 to 10 मार्क्स, और थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन पार्ट को मिला के एटलीस्ट 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। और एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। एप्लीकेशन में सिंपली IC इंजन, अगर आप ESC पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो IC इंजन आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है।
बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आईसी इंजन बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स के ही क्वेश्चंस आपको आईसी इंजन में मिलेंगे। पहली चीज़ तो एक एप्लीकेशन में एक आईसी इंजन हो गया। सिमिलरली आरएसी का जो पोर्शन है, आरएसी में सिर्फ और सिर्फ साइकोमेट्री और वेपर कंप्रेशन साइकिल अगर आप पढ़ लेते हैं तो इतने में से ही आपका आरएसी का जो हर साल एक जो क्वेश्चन आता है, इधर डेट इज आस्क्ड फ्रॉम साइकोमेट्री या फिर वेपर कंप्रेशन साइकिल, तो ये 2 चैप्टर भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप आरएसी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में भी अलग से आपको कुछ नहीं करना है। इसमें जो रैंक एप्लीकेशन पार्ट थर्मोडाइनमिक्स के एप्लीकेशन में एक जो रैंकाइन साइकिल वाला जो पोर्शन है उसको आप पावर प्लांट इंजीनियरिंग में सिर्फ उसी पोर्शन से आते हैं, तो इसलिए एप्लीकेशन बोलने के लिए बहुत वास्ट है थर्मोडायनेमिक्स में। बट अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उसका लिमिटेड स्कोप ही है। आईसी इंजन में सिर्फ एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स वाला पोर्शन है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में सिर्फ आपका रैंकाइन साइकिल वाला पोर्शन है, और आरएसी में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में सिर्फ आपका साइकोमेट्री और वेपर कंप्रेशन साइकिल वाला पोर्शन है। तो इसको आसानी से अचीवेबल है और ऑलमोस्ट हर पोर्शन से, एप्लीकेशन पार्ट के हर एक पोर्शन से 1-1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, और जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से जो बेसिक 1-1 क्वेश्चन आते हैं, और बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से ऑलमोस्ट 5 to 6 मार्क के क्वेश्चन आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से मिलते हैं। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स में आप आसानी से इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ओके, देन कम्स द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑलमोस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस ही रहते हैं उसमें। अगर आप फॉर्मूलेज अच्छे से कर रहे हैं और फॉर्मूले के पीछे के कंसेप्ट को जानते हैं कि किस तरह से वो फॉर्मूला आया है, उसका कंसेप्ट अगर आप सही तरीके से समझे हुए हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 7 to 8 मार्क्स के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस रहते हैं। प्रोडक्शन का थोड़ा वेटेज ज़्यादा रहता है, अराउंड 12 to 15 मार्क्स। ऑब्वियसली ये वेटेज कई बार कई सेट में वेरी करता है, किसी में कम आ जाता है, किसी में कई बार बहुत ज़्यादा आ जाता है। थ्योरी ऑफ मशीन्स भी ऑलमोस्ट 5 to 7 मार्क्स यू कैन एक्सपेक्ट, अप टू 7 मार्क्स, और फ्लूइड मैकेनिक्स भी अप टू 7 मार्क्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपका बनता है जो डेट इज़ अराउंड 40 मार्क्स, 40+ मार्क्स का आपका ये बनता है। तो 30 मार्क्स प्लस 40 मार्क्स मतलब 70 मार्क्स की प्रिपरेशन आप आसानी से अभी भी इस पॉइंट ऑफ टाइम में भी आप आसानी से कर सकते हैं, और 70 में नहीं करके 50, 55 और एटलीस्ट 60 मार्क्स आप आसानी से इसमें ला सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स बच जाते हैं, ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? एक तो हो गया आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये बच गया आपका। इसके अलावा मशीन डिज़ाइन बच गया है, हीट ट्रांसफ़र। ओके, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके बचे हुए हैं। तो अब इसमें दूसरा एक और हो गया IMOR। ओके, तो इन सब्जेक्ट्स में क्या करना है, आपको पूरी तरह से छोड़ना नहीं है। ओके, अगर आपका सिलेबस अगर टाइमली कंप्लीट हो रहा है, बाकी सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, तो इनको भी आपको एटलीस्ट जिस पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, और वो ऑलमोस्ट आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस आप एटलीस्ट कर सकते हैं, तो उसमें आपकी एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स की पॉसिबिलिटी उसमें आपकी और बढ़ जाती है। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो ये इस तरह से ही आपको प्लान बनाना है कि जो पार्ट, जो पोर्शन अभी आपका ज़्यादा, अगेन आई विल से कि अब जो लोग अभी ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है ये चीज़, जो लोग ऑलरेडी करते आए हैं या ऑलरेडी जिनकी हो गई है उनके लिए इतना दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अब रिवीजन में और टेस्ट सीरीज में ज़्यादा ध्यान दें तो बेटर है। बट जो लोग अभी अभी करने की सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपको ये थोड़ा सा ये प्लानिंग इस चीज़ की करनी पड़ेगी कि किससे कितने ज़्यादा मार्क्स के किससे क्वेश्चंस आते हैं, एंड डेफिनेटली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स। तो ये एक तरह की स्मार्ट प्रिपरेशन आप इस चीज़ से कर पाएंगे। ओके, नाउ कमिंग टू कि किस तरह से आपको ये प्रिपरेशन आपको आखिर करनी चाहिए, किस तरह से आपको प्लान बनाना चाहिए। एक उसकी आउटलाइन तैयार हो गई है कि कौन से सब्जेक्ट्स में हमको ज़्यादा फोकस करना है। अब सवाल उठता है कि किस तरह से करना है। तो एक स्टडी प्लान, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सैम्पल स्टडी प्लान यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऑब्वियसली स्टडी प्लान इज समथिंग विच यू हैव टू मेक इट बाय योर सेल्फ। ये सिर्फ एक सैम्पल है, ये आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह से हो सकती है चीज़ें, बट डेफिनेटली आपकी किस लेवल की प्रिपरेशन है वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने हिसाब से स्टडी प्लान को डिज़ाइन करना है, डिफाइन करना है। ओके, सो नाउ कमिंग कि किस तरह से अब हमको प्रिपरेशन आखिर इसकी करनी चाहिए। तो 3 पॉइंट फॉर्मूला मैं हमेशा कहता हूँ, 3 पॉइंट फॉर्मूला आपको बनाना चाहिए, डेट इज SRNT। डेट मीन्स S मीन्स सिलेबस कंप्लीशन, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, R मीन्स रिविजन, एंड T इज टेस्ट सीरीज।
ओके, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इज वेरी वेरी एसेंशियल। ओके, नाउ अब टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि हमको हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक पे पूरा 100% अपने को वहाँ की चीज़ें पढ़नी है। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ एक सब्जेक्ट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको हमको ज़्यादा फोकस करना है, और जो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें कंपेरेटिवली हम कम ध्यान देंगे या कम टाइम देंगे, तब भी बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम हम फेस नहीं करेंगे। तो इसलिए जो प्लान आप देखेंगे, प्लान जो बनाया गया है उसमें अलग अलग सेक्शंस में सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है, और हर एक सेक्शन में, हर एक क्लास में एक सब्जेक्ट ऐसा रखा गया है जिसका इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और दूसरा सब्जेक्ट ऐसा है जिसका इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली कम है। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के साथ मशीन डिज़ाइन अगर है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें आपको पूरा 100% आपको उसका करना पड़ेगा, बट मशीन डिज़ाइन में आप कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हैं। तो अगर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ज़्यादा टाइम हो रहा है तो आप उस चीज़ को कंपेंसेट कर सकते हैं मशीन डिज़ाइन के टाइम के साथ। तो हो सकता है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगे तो मशीन डिज़ाइन में आप कम टाइम दें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट सिलेबस में देख लिए, प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस में देख ली, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करें, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, सिलेबस कंप्लीशन में एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। जनरली होता ये है कि हमारे पास कम टाइम रहता है, तो किसी ने हमको कह दिया कि सिर्फ प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस कर लो तो आपका हो जाएगा। तो हम करते क्या है कि सीधा सीधा प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चंस निकालते हैं, उसके देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे है, उसका सॉल्यूशन पीछे से देख लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, और हमको लगता है कि हमारी चीज़ें हो गई है। ये एक गलत मेथड है प्रिपरेशन का। इवन अगर आपके पास टाइम भी कम है तब भी ये सजेस्टेबल है कि आपको हमेशा ही कंसेप्ट को पूरा पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चंस में जाने हैं। जब तक आप बिना कंसेप्ट पढ़े आप अगर क्वेश्चंस में जाते हैं देन डेफिनेटली वो 4-5 क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर लेंगे, बट उस तरह के और भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा। अगर आपको कंसेप्ट उसके क्लियर नहीं है देन डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं होगा, और इंटरेस्ट अगर डेवलप नहीं होगा तब जो सेटिंग देने की जरूरत रहती है हमको 10 to 12 आवर्स की जो सेटिंग हमको देने की जरूरत रहती है, वो सेटिंग हम कहीं ना कहीं इसमें नहीं दे पाते। तो इसलिए कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, और कंसेप्ट के लिए अब बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बुक्स को पढ़ें। अब बुक्स को पढ़ने का अब टाइम नहीं है, जितनी भी बुक्स है आपकी आप सबको उठा के साइड में रख दीजिए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास कोई वीडियो लेक्चर्स या वीडियो कोर्स है तो उन वीडियो कोर्सेज को रेफर करके थोड़ा सा हो सके तो स्पीड बढ़ा के उन वीडियोस को देखें, कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, उसके प्रॉपर नोट्स बना ले, फॉर्मूला कॉपी बना ले, एंड देन फिर उसमें के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना शुरू करें। क्वेश्चंस कौन से करने हैं? क्वेश्चंस हमको ज़्यादा से ज़्यादा अब प्रीवियस ईयर गेट के ही क्वेश्चंस जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सॉल्व करने हैं। दूसरे क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर के आप हो सकता है आईएएस के क्वेश्चंस या आईईएस के और आईएएस के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, बट जो मेजर फोकस हमारा होना चाहिए वो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस में ही होना चाहिए। उसको आप एटलीस्ट जो 2 से 3 बार आप ऐसे क्वेश्चंस, इसको 2-3 राउंड में आप कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में आप क्वेश्चंस एक बार करिए और देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं वेल एंड गुड, जो नहीं बन रहे हैं उसमें आप टिक लगा के रख दीजिए। जब आप रिवीजन के टाइम आएंगे तब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करना है आपको जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने हैं, उन्हीं को आपको रिपीटेड वे में सॉल्व करना है ताकि उस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे बनने लगे। ओके, अगेन आई वुड से कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपसे नए क्वेश्चंस, क्योंकि हर साल क्वेश्चंस भले ही रिपीट नहीं होते, कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं, बट क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। गेट और आईएएस एग्जाम ऐसी है कि कंसेप्ट्स नो डाउट हर साल रिपीट होंगे, जिस कंसेप्ट से पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी कंसेप्ट से अभी भी आएंगे, बट क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, इसलिए नए क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सके। इसलिए ज़रूरी है दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। तो यहाँ से सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। यू कैन वॉच द वीडियो लेक्चर्स, यू कैन सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट, एंड देन उसके बाद साथ साथ में आपको रिवीजन करना है। ओके, रिवीजन कैसी करनी है? रिवीजन ऐसा, ये रिवीजन का एक गलत नोशन ये है कि एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम जनवरी मंथ में रिवीजन करेंगे। आप इस भरोसे रहेंगे तो आप रिवीजन कभी कर ही नहीं पाएंगे, बिलीव मी। ओके, रिवीजन आपको, रिवीजन एक्टिविटी जो है वो आपकी साथ साथ में चलनी चाहिए। जैसे जैसे आपका सिलेबस चल रहा है, एक सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया, देन यू जंप टू सेकंड सब्जेक्ट, देन यू जंप टू थर्ड सब्जेक्ट, तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। देन यू जंप टू फोर्थ सब्जेक्ट, देन आपको फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से ही आप उस रिवीजन को प्लान करें, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट अगर आप अभी छोड़ देते हैं तो आप मान के चलिए कि वो चीज़ आपको
बाद में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आप जब जनवरी मंथ में जब सारी चीज़ें खोलेंगे तब आपको लगेगा कि भाई ये ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, जबकि आपने अभी पूरा कंप्लीट किया है। तो इसलिए रेगुलर टच में रहना ये बहुत ज़रूरी है। और ये कोई एबनॉर्मल नहीं है कि आपको आप अभी पढ़ लिए और जनवरी मंथ में भूल गए, ये कोई एबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर ही है। ओके, और सबके साथ यही होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही हमको प्रिपरेशन करनी कि जो टॉपिक जो सब्जेक्ट हमने कर लिया है उसको कोशिश करें कि बाद में जैसे हम दूसरे सब्जेक्ट में जंप करें, उस सब्जेक्ट के साथ साथ भी पहले सब्जेक्ट का रिवीजन हम करते चलें। और रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है उस सब्जेक्ट की आप टेस्ट दे दीजिए। पहली बार आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड टाइम जब आपको रिवीजन देना है तो एक तो जो क्वेश्चंस आपने मार्क करके रखे हैं, जो क्वेश्चंस आपसे एक बार में नहीं बन रहे थे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और फिर उसके बाद नेक्स्ट रिवीजन जब आप करते हैं तो आप उसमें की टेस्ट दे दीजिए। और टेस्ट के साथ फिर आपको रिवर्स प्रिपरेशन चालू करनी। जब आप टेस्ट देने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यार ये टॉपिक जो है इसमें मेरे को ये प्रॉब्लम जा रही है, फिर ये टॉपिक में ये प्रॉब्लम जा रही है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आपकी गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए फिर अगला रिवीजन आपको इस सब्जेक्ट का करना है। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर है कि आपको रिवर्स प्रिपरेशन का मॉडल जो है, एक बार आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं फिर रिवर्स प्रिपरेशन का मॉडल टेस्ट के थ्रू आपको रिवर्स प्रिपरेशन का मॉडल जो है वो फॉलो करना है। एंड थर्ड थिंग, जैसा कि मैंने बताया कि टेस्ट सीरीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतनी ही आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अच्छे स्कोर की गेट एग्जाम में, और जितनी कम आप टेस्ट देते हैं उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती है कि आप उतनी ही ज़्यादा गलतियाँ गेट एग्जाम में करेंगे। क्योंकि जो गलतियाँ गेट एग्जाम में होती है, आई रिपीटेडली से दिस थिंग, कि जो गलतियां गेट एग्जाम में आपसे होने वाली है उन गलतियों को आप जनरली टेस्ट में कर देते हैं, और आप उसको, अगर आप अलर्ट है उस चीज़ को लेके, तो आप उस चीज़ को रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप सीरीज ऑफ टेस्ट देते हैं, एक के बाद एक टेस्ट देते हैं, और हर टेस्ट में अगर आप गलतियां सुधारते जाते हैं, तो एक मेजर पोर्शन जो आपका जो गलतियों का रहता है, जो कि गेट एग्जाम में जनरली जो सिली मिस्टेक्स होती है, वो सिली मिस्टेक फिर आपकी गेट एग्जाम में होने की चांसेस, प्रोबेबिलिटी कम से कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उन सारी मिस्टेक्स को पहले ही एड्रेस कर लिया है अपने एंड पे। ओके, तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एक फॉर्मूला कॉपी आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पहले बनाई हुई है तो भी ये, अगर आपका रिवीजन पीरियड भी है तो रिवीजन वालों के लिए भी ये ज़रूरी कि फिर से आप फॉर्मूला कॉपी बनाएं। कभी भी आप पढ़ाई लेके बैठते हैं, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो कोशिश करिए कि खाली हाथ ना बैठे। खाली हाथ इन द सेंस सिर्फ ऐसा नहीं कि बुक या कॉपी लेके बैठ गए और हम सिर्फ पढ़ते गए। कोशिश करें कि साथ में आपके पेपर और पेंसिल रहे। ओके, तो जितने बार आप करते हैं उतने बार आप फॉर्मूलेज लिख के देखिए, एक शॉर्ट नोट कॉपी आप बना के रखिए, और यही शॉर्ट नोट कॉपी आपको एंड टाइम में जब आप फाइनल रिवीजन करेंगे तब आपको ये शॉर्ट नोट कॉपी बहुत ज़्यादा काम आएगी। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू स्कोर वेल इन गेट 2021 एग्जाम। एक चीज़ ध्यान रखिए स्टूडेंट्स कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, देन आई वुड से कि आपको इस गेट 2021 से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बट हम एकदम बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ जब स्टार्ट करते हैं तो वो फिर उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी प्रिपरेशन में। हमने स्टार्ट किया, आज पूरा मोटिवेट होकर हम स्टार्ट करते हैं कि 80-90 मार्क्स हम लेके आएंगे, और उसके बाद फिर जब हम पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट इतना ज़्यादा दूर रहता है, वो अनअचीवेबल टारगेट हमको दिखता है, तो हम कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को फिर ड्रॉप कर देते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे टारगेट्स बना के आपको चलना है। पहले इतना ही टारगेट आप रखिए कि एटलीस्ट 50 to 60 मार्क्स का मुझे अचीव करना है। अगेन आई वुड से ये मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप एटलीस्ट 50 to 60 मार्क्स का टारगेट आप सेट करके रखिए। फिर जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन बढ़ेगी, साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस उसका बढ़ते जाएगा। तो हो सकता है कि फिर धीरे से आप टारगेट को इंक्रीज कर दिए कि 70 to 80 मार्क्स, देन 80 to 90 मार्क्स, हो सकता है अप टू 80 मार्क्स तक का भी टारगेट आप इसमें कर सकते हैं, अगर आपका धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो। बट पहले ही दिन से अपने आप से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि पहले ही दिन से आपने चालू की और सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लग जाएगी। ऐसा नहीं होता है, बट यू हैव टू कीप ऑन गोइंग। और ये अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, इफ़ यू आर अ थर्ड ईयर स्टूडेंट या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट, और आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, देन डेफिनेटली यू मस्ट नो दिस थिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये एक लंबी जर्नी है। आपको हो सकता है कि ये गेट 2021 में आप एटलीस्ट 50-60 मार्क्स तक का टारगेट करके उतना अचीव करें, फिर एक एक्स्ट्रा ईयर आपको हो सकता है कि इसमें डेडिकेट करना पड़े इस एग्ज़ाम में और भी दूसरी एग्ज़ाम्स में, टू अचीव मच बेटर।
ओके, बट आप बोलेंगे कि सर फिर उस समय जब हमको एक एक्स्ट्रा ईयर देना ही है तो हम अभी प्रिपरेशन क्यों करें? सो इस चीज को समझिए कि विनिंग इज ऑल अबाउट एटीट्यूड एंड प्रोक्रास्टिनेशन इज ऑल्सो ऑल अबाउट एटीट्यूड। अगर आपका आज की डेट में विनिंग का एटीट्यूड नहीं है, आपका अगर प्रोक्रास्टिनेशन का, चीज़ों को टालने का एटीट्यूड है, देन डेफिनेटली आप 1 साल तो क्या, आने वाले 2 या 3 साल भी अगर आप इस चीज़ पे डेडिकेट करेंगे, आई गारंटी कि आप उस चीज़ को, मतलब आई सीरियसली डाउट, क्योंकि हार्डली 2 या 3% लोग ही रहते हैं जो उस चीज़ को कर पाते हैं। बट अगर आप आज की डेट में अगर आप सीरियस नहीं हैं, आज की डेट में अगर आप चीज़ों को टाल रहे हैं, देन आई सीरियसली डाउट कि आने वाले 2 या 3 साल में भी आप इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी एक जर्नी की शुरुआत है, आप इसको शुरुआत मान के चलिए और एक छोटा टारगेट रखिए अपने सामने, डेली टारगेट्स रखिए, वीकली टारगेट्स रखिए, बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि इस वीक में मैं कितना अचीव कर सकता हूं और उसको फिर डिवाइड कर दिए कि इस डे में मैं कितना अचीव कर सकता हूं, और वो छोटे छोटे टारगेट्स आप अचीव करते जाइए। डेफिनेटली आपका ये छोटा छोटा टारगेट मिलके एक बहुत बड़ा टारगेट आपका बनेगा। और अगर आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एसेंट गेट एकेडमी के वन ऑफ द बेस्ट वीडियो लेक्चर्स, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स मैकेनिकल के लिए अवेलेबल है, जो कि आप लिंक देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन गो टू द वेबसाइट, यू कैन एक्सप्लोर द वीडियोज, यू कैन एक्सप्लोर द कोर्सेज, फ्री कंटेंट्स आप उसको देख सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके फ्री कंटेंट्स देख सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दोस कंटेंट्स, अगर आपको लगता है कि वो हेल्पफुल है, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द पेड वर्जन, जिसमें 100% सिलेबस, अराउंड 350 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं, जिसमें 100% सिलेबस मैकेनिकल का कवर है। साथ में आपको स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं जिसमें 4000 प्लस क्वेश्चंस है, आउट ऑफ विच 2000 प्लस क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड विद वीडियो सॉल्यूशंस एंड रेस्ट ऑफ 2000 प्लस क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड फॉर प्रैक्टिस। एंड देन यू हैव गॉट द लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ये सारी चीजें एक कंप्लीट पैकेज आपको इसमें दिया जाता है, तो आप उस कोर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक इट, यू कैन सब्सक्राइब दैट पर्टिकुलर कोर्स एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशन। सो आपके प्रिपरेशन रिलेटेड और भी कुछ क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दोज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।